औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फिर से एक बार तमाम व्यूवर्स का हम खैर मक़दम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। जिस तरह कोविड-19 के चलते हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी कि जितने भी अवामी मसाइल है, स्पेशली रेड जोन्स एरिया से या कंटेनमेंट जोन से, उसके अलावा जितने भी इशू जो विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जितने भी किस्म की मुश्किलात, जितने भी किस्म की इश्यूज़ जो आ रहे थे, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या बिलखुसूस लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के आला अहदेदारों से आपकी जितने भी इश्यूज़ है वो पहुंचाने की हमने भरपूर कोशिश की थी, और साथ ही साथ उनकी राय भी हमने भरपूर इसी चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश की थी। तो इसी सिलसिले में हमने दावत दी है डॉक्टर नसरीन फातिमा, मास्टर्स ऑफ सर्जरी ऑब्स्टेट्रिक्स गैनी को। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, फिर से एक बार आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक दो बार आपसे रूबरू हुई थी। और डॉक्टर नसरीन फातिमा के बारे में अगर हम बताया जाए तो हालिया में अभी प्रेजेंट मेडिकल ऑफिसर है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी कि CHC सांको के मेडिकल ऑफिसर अभी प्रेजेंट रह चुके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको। शुक्रिया मैम, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को यही ब्रीफ करोगे कि कोविड-19 के चलते आज जो पहला केस जो है मैम सांको से ही आया था, तो हिंदुस्तान में किसी दूसरी जगह पे उस वक्त कोई भी लॉकडाउन नहीं था, तो पहला लॉकडाउन जो है सांको में जो केस आने पे पहला लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में हमारे करगिल में दी गई थी डिस्ट्रिक्ट जिला एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो अगर हम कोविड की बात करें तो अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस होगी, स्पेशली सांको की बात मैं कर रहा हूँ मैम, क्योंकि हमारे सांको के व्यूवर्स जो है बराबर अपडेट रहते हैं इस चैनल से। तो अभी कोविड क्या स्टेटस है सांको में, और ड्यूरिंग कोविड कितना मुश्किलों का सामना करना, क्योंकि सांको जो है तकरीबन 2-2.5 महीना जो है वो कंटेनमेंट जोन में रहा। तो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अगर हम कोविड के चलते अगर हम दूसरी तरफ हम बात करें तो जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको कितना सफ़र करना पड़ा इस पेंडेमिक के दौरान, थोड़ा ब्रीफ में बताओगे मैम। अस्सलाम वालेकुम हुसैन सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने बोला जैसे कि आपको हमें उर्दू में बोलना चाहिए, क्योंकि किसी जैसे मुल्क वगैरह दूर दूर के लोगों को शायद ये समझ नहीं आती है हमारी भाषा, तो शायद हम बेटर है कि हमें इस अपने हिंदी में बात करेंगे। आपने जैसे सही बोला कि हमारे जो पहला केस था वो सांको से ही था। हम लोग लगभग जितना आपने बताया लगभग 1.5 महीना हमने कोविड कंटेनमेंट एरिया में गुजारा है, बट देन हमारे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि हम लोग काफ़ी बाकी एरिया से कट ऑफ रहे हैं, तो जिसके कारण हमने शायद हमारे पास इतने बाद में पॉजिटिव नहीं है। अभी तो आपने देखा होगा कम से कम शायद हमारे पास ही पॉजिटिव हैं, वो सारे क्योर हो गए हैं माशाल्लाह। हमारे इवन कि हमारे यहाँ कुर्बाथंग में भी काफ़ी सारे क्योर हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये हम धीरे धीरे इस लड़ाई से जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी क्या स्टेटस होगी मैम केसेस? अभी तो हमारा अभी हम कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं। अभी हमारे जो केसेस हैं जो 1-2 थे, अब तो बिल्कुल है ही नहीं, और जो रिटर्न होते हैं वो होम आइसोलेशन पे होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव कोई है नहीं एज सच। तो कितना सपोर्ट रहा आपका LHDC और बिलखुसूस जिला एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली फ्रंट आप लोग तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ को कितनी सहूलियत, कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो। बिल्कुल, हमें काफ़ी सपोर्ट मिला था कंटेनमेंट एरिया के। जब हम थे तो तब तक हमारे पास हम घर जाते ही नहीं थे, जो करगिल से थे वो भी घर नहीं जाते थे, तो हमें वहीं पर ही प्रोवाइड होता था फूड एंड ऑल। हम बाहर निकलते ही नहीं थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम हमें वहीं पर ही प्रोवाइड किया जाता था, वहीं पर ही हमारे पास खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। मास्क PPE पहले, अब तो आपको तो जैसे पता ही है थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं हम, इंडिया में शॉर्टेज तो थोड़ा सा है ही, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट हमें मिलता है। हम यूज़ कर रहे हैं जो N95 मास्क हम फ्लू OPD में यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो सर्जिकल नॉर्मल मास्क हैं वो बाकी हम OPDs में, जनरल OPDs में यूज़ कर रहे हैं। मैम, अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि इसके अलावा भी काफ़ी और भी पेशेंट्स हैं मैम जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। और एग्जाम्पल हर किस्म की बीमारी, स्पेशली इससे कोल्ड डेजर्ट एरियाज़ में तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं। और हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज़, इतनी इक्विपमेंट भी नहीं है और इतने वेल इक्विप्ड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ड्यूरिंग दिस
पैंडेमिक किस किस्म की बीमारियां इससे हट के आपको वहाँ देखने को मिले, और पैरामेडिकल स्टाफ की इसमें क्या कारकर्दगी रही मैडम ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक? पैरामेडिकल स्टाफ तो हमारे बैकबोन है हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का। पैरामेडिकल स्टाफ अगर नहीं होते तो हमारा कैजुअल्टी में जो हम मैनेज करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि हम तो वैसे भी मेडिकल ऑफिसर शॉर्ट ऑफ लाइक वी हैव 8 पोस्ट, लेकिन फिर भी 4 ही हैं हम लोग, तो हम वैसे भी काफ़ी शॉर्टेज है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, उनके सपोर्ट की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इसको लड़ सके हैं। और अनफॉर्चुनेट कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जैसे पास में, लेकिन वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन, हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हुई है जिसके कारण ये सब हुआ है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ जैसा दिखता है पिक्चर वैसा है नहीं है रियलिटी में। हम लोग काफ़ी हेल्पिंग हैं वो हमारे लिए। और जैसे आपने बोला बाकी क्या डिजीज़ हैं, बाकी डायरिया होता है हमारे फ्लू के अलावा, रेस्पिरेटरी केसेस के अलावा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वही केसेस होते हैं जो जनरल ओपीडी में यूजुअली आते ज़्यादा हमें यहाँ हैं। देखने को बीपी, मिलते हैं। एग्जैक्टली जी मैम एज ए गैनी स्पेशलिस्ट, आप यानी गैनकोलॉजिस्ट भी है मैम, तो हमारे कुछ व्यूवर्स ने भी रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर से मिले, थोड़ा बहुत टिप्स हमारे लिए आपके चैनल के थ्रू दे। तो अगर इस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक अगर फैमिली प्लानिंग अगर करनी हो तो इसे कंसीव किस तरह करना है, और प्रेग्नेंट जो पेशेंट्स हैं मैम किस किस्म के मेडिसिन उसे लेना है, और चेकअप जो है उनका कब करना है ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक? थोड़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैम, बहुत रिक्वेस्ट की है मैडम से एक बार ये क्वेश्चन करें, क्योंकि हम तो इस लॉकडाउन में हम कहीं जा नहीं सकता, तो आपके चैनल के थ्रू मैडम से रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत टिप्स हमारे चैनल के थ्रू उन तक पहुँचा दें। सर एक्चुअली ये जो हमारा एरिया है हमारा, और अगर कोविड ना भी होता तो ये एरिया हमारा ऐसा है कि यहाँ पर हमारे अब समर्स शुरू हो गए हैं जैसा कि आपको पता है, तो ये कंसेप्शन का टाइम है नहीं एज सच, हमें ये डिलीवरी का टाइम है। इस टाइम प्रेगनेंसीज 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए होने चाहिए। कंसेप्शन का टाइम हमारा आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से स्टार्ट होता है, तो उस टाइम वो लोग कंसीव करें अगर फैमिली प्लान कर रहे हैं तो। और फिर उसके बाद जब वो डिलीवर करेंगे तो समर्स में उनका बेबी, जब तक विंटर्स आएंगे 3-4 महीने का हो गया होगा, तो वैसे करके वो लोग प्लान करें। जो नॉर्मल पार्टनर्स जिनको इनफर्टिलिटी नहीं, अब अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस है जैसे शादी हो के काफ़ी टाइम हो गया वो कंसीव नहीं कर पा रहे, देन जो हमारे बाकी भी साउथ इंडिया के जो बाकी ग्रुप्स हैं जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि they don't have studies, sufficient studies to prove the effect of this कोरोना वायरस। इसका इनको पता नहीं है कि एम्ब्रियो पे कैसा इफेक्ट होता है, तो बेटर नॉट टू कंसीव। और ये IVF इन्होंने विदहोल्ड किया हुआ है, ये प्रोसीजर्स विदहोल्ड किए हुए हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इसका कुछ स्टडी कोई आ नहीं जाता, तो ये प्रोसीजर्स आजकल कर नहीं रहे हैं सर। और कि जैसा आपने बोला कि क्या कंसीव करने के बाद टेस्ट क्या होने चाहिए, सिंपल सा टेस्ट है सर। जैसे ही आपको लगे कि आपने पीरियड स्किप कर दिया है तो आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जस्ट 60-70 रुपीज़ का आपके पास एक यूरिन प्रेगनेंसी किट आता है, तो वो आप यूज़ करके जस्ट प्रेगनेंसी कंफर्म कर लें। अगर आपके लिए आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे एक्सेस वॉमिटिंग नहीं हो रहा है आपको, तो आप लोग ब्लैंड डाइट जैसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप खाना, सिंपल सा खाना खा लें जिनसे कि आपको नौशिया ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो गए तो और ज़्यादा खाना खाएं, थोड़ा सा खाते रहें और बीच बीच में मेडिसिन भी लेते रहें आप अपना। और टेस्ट जैसे आपने बोला सर, फर्स्ट प्रेगनेंसी का टेस्ट है अल्ट्रासाउंड टू कंफर्म योर प्रेगनेंसी वेदर इट इज़ इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन, क्योंकि कभी कभी आजकल यूट्रस में प्रेगनेंसीज वो एक टॉपिक जैसे हम बोलते हैं, यूट्रस के बाहर कंसीव कर लेते हैं कुछ लड़कियाँ, तो उनके लिए बेटर रहता है कि अगर वो अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर लें कि मेरा बेबी यूट्रस में ही है, सही जगह पे कंसीव हुआ है, तो फिर उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड कंफर्म कर देता है तो आप किसी भी लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जो भी होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग, थायराइड एंड बाकी हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन वगैरह, तो यू कैन गेट दैट डन। इसमें टेस्ट का तो आपने ऑलमोस्ट बता दी मैम कि कौन सा टेस्ट इम्पोर्टेंट है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ डेंजर साइंस भी हमें देखने को मिलते हैं मैम, और साथ ही साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो थोड़ा बहुत शेयर करोगे? सर डेंजर साइंस जैसे मैंने आपको बोला कि इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे ट्राइमेस्टर्स 3 होते हैं सर 9 महीने की प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स।
तो आइडियली तो आपको एक किताब होती है हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बेबी एंड प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, उसके बारे में थोड़ा सा आप इंटरनेट से देख लें, थोड़ा पढ़ें इस अपने प्रेगनेंसी के बारे में, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी अ मदर। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। अननेसेसरीली आप स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ा बहुत यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको पता नहीं चलता है विच वन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ एंड कौन सा नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आपको पता होना चाहिए कि आपके डेंजर साइंस कौन से हैं। जैसा कि सर पूछ रहे हैं, मैं आपको अभी ब्रीफ में बता भी देती हूँ कि डेंजर साइंस ये हैं, जैसे आपको अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीड होने लग जाता है तो आपको एक स्कैन करवा लेना चाहिए कि वो ब्लीड कहाँ से है, क्या पता आप, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अबॉर्शन प्रोन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रेगनेंसी कहीं अबॉर्ट तो नहीं हो रहा है। तो अबॉर्शन के एक और सडनली आपको नौशा सबसाइड हो जाता है, वो भी एक सिम्टम है कि आपको शायद आपका प्रेगनेंसी, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी जो है वो डिमाइज़ हो गया है। दूसरा, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कुछ डेंजर साइंस ब्लीडिंग है। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी अगर ब्लीडिंग पर वजाइनम, एनी टाइम इन प्रेगनेंसी ब्लीडिंग पर वजाइनम हो तो वो डेंजर साइन है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अननेसेसरीली आप हॉस्पिटल ना जाएं, रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज देखिए आप हमें देखिए, हम मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के आते हैं, वी आर सो लाइक बीइंग सिंगल भी हम इतना ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, तो आपको तो आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना है। आपको ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के आना है इफ़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू सीक मेडिकल अटेंशन। तो जैसे कि अब मैंने आपको सर बताया कि या तो आपके पास सिंगलटन प्रेगनेंसी ना हो, यू हैव ट्विन प्रेगनेंसी, या तो आपके पास आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या आपको डायबिटीज़ हो गया है, या आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन एब्डोमेन हो रहा है, सडन पेन एब्डोमेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं जिनकी वजह से आपको एक बार हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सीख कर लेना तो चाहिए। मैम इसमें एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि मेडिसिन कब और कैसे लेना है, और साथ ही साथ आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी इसको केयर किस तरह करना है नॉर्मल डिलीवरी में और सीजर डिलीवरी में पेशेंट को अपना किस तरह केयर रखना है, और डिफरेंस और प्रॉब्लम ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड। मैं भूल जाऊंगी सर, ये हाँ मैं बताती हूँ आपको वन बाय वन। यस सर, तो क्या आपने मेडिसिन बोले, तो मेडिसिन तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ्स आपको फोलिक एसिड लेना है। फोलिक एसिड इज़ इनफ, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नौशा हो रहा है तो पायरिडॉक्सिन कंटेनिंग फोलिक एसिड होता है, आजकल मेडिसिन आता है कॉम्बिनेशन में, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम नहीं है तो बस एक ही मेडिसिन काफ़ी है फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इंक्लूडिंग योर ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड, जो कि आपका एक्सक्लूसिवली 6 मंथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टाइम होता है, उस टाइम पे आपको आयरन और कैल्शियम मेडिसिन मिनिमल ये रिक्वायरमेंट्स हैं। वो आयरन ट्वाइस डेली एंड कैल्शियम वंस डेली, आपको 500 मिलीग्राम ले लेना है कैल्शियम आपको स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, हमारी फीमेल्स क्या करती हैं पोस्ट प्रेगनेंसी, वो मेडिसिन लेना बिल्कुल बंद कर देती हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जबकि उनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज़ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि आपका रिक्वायरमेंट डबल हो जाता है। फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको 500 मिलीग्राम पर डे लेना होता है, लेकिन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको डबल द डोज लेना है, 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे लेना है। तो आप आयरन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन आपको कैल्शियम तो कंटिन्यू करना है, बिकॉज आपको पता ही है आपका फिर आपको हड्डियों में दर्द होगा या कोई भी वीकनेस हो जाएगा, तो बेटर टू टेक कैल्शियम, कंटिन्यू कैल्शियम एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, नहीं तो आइडियली फॉर 2 ईयर्स बोलते हैं कैल्शियम लेना चाहिए सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बोला था सिजेरियन, हम बोलते हैं कि आजकल तो जैसे कि नो डाउट नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज़ सेफेस्ट एंड बेस्ट आउटकम उसी का ही है, क्योंकि उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे, जैसा आपको पता ही है कि बेबी का लंग मैच्योरिटी ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी लंग मैच्योर हो जाता है बेबी का, और आपको जो मिल्क सिक्रीशन भी बिल्कुल स्पॉन्टेनियस स्टार्ट होने लग जाता है, क्योंकि आपका लेबर पेन्स हो जाते हैं आपको। लेकिन इट्स सच अ पेनफुल प्रोसीजर, जो आपको जो ये प्रोसेस इतना पेनफुल होता है कि यू अवॉइड इट। तो आजकल क्या करते हैं कि हम एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया करके एनेस्थीसिया होता है, जिसमें कि आपको वो लेबर पेन्स आएंगे ही नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मॉनिटरिंग की वजह से मैं आपको एक बार पहले भी आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि आप पूछ रहे थे कि सिज़ेरियन क्यों हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं और वो क्यों हमारे पास नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं हो रही हैं। तो इसका एक मेन बात यही है सर कि हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज अगर होता, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट्स होते, जैसे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स हम हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते, और हम गवर्नमेंट एक अगर मेडिकल कॉलेज होता तो हमारे पीजीज़ जो हैं वो बेबीज़ को इंड्यूस करने के लिए, जैसे अगर किसी का
टाइम 9 मंथ्स हो गए हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, तो उनका एक मेडिसिन होते हैं, कुछ इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से यूट्रस ओपन हो जाता है। लेकिन वो यूट्रस ओपन होते टाइम थोड़ा सा कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बेबी को थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो जाता है। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ ड्यूरिंग आवर नाइट ड्यूटीज़ हम 24/7 बेबी बेड साइड मॉनिटरिंग करते थे मदर्स का, ताकि हम देखते रहें कि बेबी को कोई डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। जैसे ही हम डिस्ट्रेस डिटेक्ट करते थे हम इमीडिएटली सिज़ेरियन के लिए ले लेते थे। यहाँ पर तो हमारे पास ऐसे है नहीं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा सिज़ेरियन चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन था कि आपने बोला कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ऑब्वियसली सर मैंने बोला कि सिज़ेरियन तो बेस्ट ही है, ये नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी तो बेस्ट है फॉर एनी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सिज़ेरियंस में फ़ायदा ये है कि मदर को पेनलेस आउटकम होता है उसका, लेकिन वूंड जो डेहिसेंस वूंड के प्रॉब्लम्स जो कि वजाइनल डिलीवरी में भी एपिज़ोटमी के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सिज़ेरियन में थोड़ा सा एब्डोमिनल वूंड है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है सर, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, इंट्रा एब्डोमिनल कभी कभी ब्लीड रह जाता है, तो वो थोड़ा रिस्की है। और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है, और कभी कभी बेबी को, जैसे मैंने आपको बोला कि लंग मैच्योर नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो मैम कब और कैसे देना, ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर। ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कि मैंने जब सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिवली करना ही करना है मदर को। जो ये हम काऊ मिल्क देते हैं वो उसका बेसल जो BMI है जो काऊ का और हमारा हम कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो हमारे बेबीज़ जो हैं, हम जब काऊ मिल्क देते हैं, अगर स्पेशली जब हम डाइल्यूट ना करके दें तो बेबी को बहुत ज़्यादा वो हैवी हो जाता है और थोड़ा सा एलर्जिक भी हो जाता है, क्योंकि उसमें एलर्जेंस होते हैं। तो बेटर टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली विदाउट एनी अदर सप्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। और ब्रेस्ट फीडिंग आप बोल रहे हैं कि कब देना चाहिए? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे पास जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपने बोला कोविड में के टाइम पे आपको स्पेशली प्रेगनेंसी को डिस्कस करना है, तो कोविड इवन कि हमारे यहाँ पर बाय गॉड्स ग्रेस हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव मदर नहीं आई है हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी। लेकिन जो हमारे डिस्कशंस चलते हैं ऑन सेवरल ग्रुप्स, वो लोग बताते हैं कि स्पेशली कोई स्पेशल इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि यू शुड नॉट ब्रेस्ट फीड योर बेबी एज सच। हम ट्यूबरकुलोसिस में भी मदर को मास्क पहना कि हम ट्यूबरकुलोसिस में भी ब्रेस्ट फीड करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो उसी तरह से कोरोना पॉजिटिव मदर्स को भी ब्रेस्ट फीड करते हुए, इवन कि आजकल रूटीन में भी हम लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके मास्क लगा के बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। और मास्क लगा के इसलिए भी ज़रूरी है सर, क्योंकि वो जो अगर ना भी पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव हो तो अब सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे, अगर ना भी पॉजिटिव हो तो एटलीस्ट जो बाकी इन्फेक्शंस हैं वो बेबी को नहीं होंगे, जैसे कि बाकी डायरिया वगैरह। मैम ये थोड़ा बहुत शेयर करोगे कि आफ्टर डिलीवरी बेबी डेंजर साइंस के बारे में थोड़ा? हाँ, सो जैसे आपने अभी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बोला कि कैसे ब्रेस्ट फीड करना। एक और चीज़ ये भी है कि बेबी को वो मिल्क नहीं देना चाहिए जिससे जहाँ पर कि पस निकल रहा हो। कभी कभी ब्रेस्ट में क्या होता है, मदर्स ठीक से ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी वो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन ट्राई नहीं करती हैं, तो उनका कभी कभी रिट्रैक्टेड निपल्स होते हैं, वो फीड नहीं कर पाती हैं, तो इतना ज़्यादा मिल्क जमा हो जाता है कि वो ख़राब होने लग जाता है, वो धीरे धीरे पस बनने लगता है, एब्सेस बन जाता है। तो वो मिल्क बेबी को ना पिलाएं, बेबी को डायरिया हो सकता है, वो मिल्क आपको फेंकना है। लेकिन आपको एटलीस्ट अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको प्लीज़ हॉस्पिटल जाना है। ड्यूरिंग पोस्ट डिलीवरी कुछ ये भी डेंजर साइन है, एक तो ब्रेस्ट आपको टाइट लगे या पेन हो, या आपको कहीं पे भी लेग्स में पेन हो, क्योंकि उससे अगर आप ज़्यादा मूव ना करें, जैसे खासकर लेडीज़ जो सिज़ेरियन के बाद बिल्कुल चलती नहीं है, बिल्कुल एक जगह बैठ जाती हैं, तो उनको क्या होता है, थाइज़ में दे गेट दैट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वन डिजीज़ इज़ देयर, ब्लड क्लॉट हो जाता है, बिल्कुल ना क्लॉट्स बन जाते हैं, इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है उनको, इन्फेक्शन लेग्स में भी इन्फेक्शन इंट्रावीनस होने लग जाता है क्लॉटिंग की वजह से रिएक्शंस। तो उनको थोड़ा सा मूव करना चाहिए, एटलीस्ट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सिज़ेरियन उनको थोड़ा मूव करना चाहिए, ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। और बेबी को देखना चाहिए कि उसके अम्बिलिकल एरिया कहीं लाल तो नहीं है, नाभि का जो आप एरिया बोल रहे हैं ना, उस एरिया को आपको ऑयल नहीं लगाना है, वो अपने आप निकल जाएगा। जब ड्राई, आपको उसको बिल्कुल ड्राई रखना है, उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाना है उस एरिया पे। मदर्स क्या करती हैं, उनको लगता है कि शायद मैं ऑयल लगा लूँगी तो ये जल्दी स्टम्प निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जैसे जैसे ड्राई होता है वो अपने आप निकलता जाएगा। आप प्लीज़ उस पर ऑयल ना अप्लाई करें, उसको वैसे ही रहने दें, वो ड्राई हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज़
ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आप अपने जैसे ही बेबी को अगर कोई सर्पोछिद्र येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है बेबी का, तो उस टाइम एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ये स्टार्ट होने लग जाता है डिलीवरी। तो मतलब एक दिन से छोटे बच्चे को अगर जॉन्डिस है तो थोड़ा सा डेंजरस है, या एक हफ्ते से ऊपर वाले बच्चे को अगर सिरपोछाना का तो या येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो तो थोड़ा डेंजरस है। लेकिन इन बाकी एक दिन बाद अगर थोड़ा सा येलोइश डिस्कलरेशन हो जाए तो इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी आपको दिखाना चाहिए, एक बार हॉस्पिटल पीडियाट्रिशियन को दिखा देना चाहिए। मैम कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग मैम हमें कुछ ना कुछ क्राइसिस में हमें ह्यूमन बीइंग है मैम, चाहे किसी भी किस्म का क्राइसिस होता है मैम, अभी अभी हमारे जो है पेंडेमिक चल रहा है, उसके अलावा सीजनल क्राइसिस भी होता है मैम। तो जो नेक्स्ट बेबी है, जो ऑलरेडी बेबी हो, तो नेक्स्ट बेबी कब और कैसे प्लान करना है थोड़ा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है हमेशा किसी न किसी क्राइसिस में मुब्तला रहता है रहते, तो नेक्स्ट बेबी जो है किस तरह प्लान करना है? सब प्लान जैसे कि हम जैसे बोलते हैं कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको मदर को कैल्शियम देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वो कभी कंसीव नहीं करेगी। मैक्सिमम आप 6 मंथ्स तक अगर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करें, उसका ये पोल इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा रहता है कि वो कंसीव, क्योंकि उसको ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है अगर वो ब्रेस्ट फीड करती रहेगी। लेकिन कभी कभी होता है कि ये फेल हो जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, तो आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉपर्टी या कोई भी बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करके प्रेग्नेंट नहीं होने देना। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस 2 इयर्स है, क्योंकि 2 साल लग जाते हैं सर आपको अपने बॉडी को पूरा फिजियोलॉजिकली उसी तरह से नॉर्मल होने में जैसे पहले प्री प्रेग्नेंट स्टेट में था। तो मैम मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा मैम आपसे कि इस पेंडेमिक को लेके स्पेशली एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपकी क्या फ्रूटफुल मैसेज रहेगी जो ये प्रोग्राम देख रहा है? स्पेशली बहुत सारों ने रिक्वेस्ट भी की है कि मैडम से कुछ सवालात है हमारा, तो आपकी क्या फ्रूटफुल मैसेज रहेगी स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को, साथ ही साथ ओवरऑल इस पेंडेमिक को लेके आपकी क्या फ्रूटफुल मैसेज रहेगी? और मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आए या आपका अपना और भी कोई क्वेश्चन हो या किसी भी किस्म का अगर क्वेरीज हो, मैम का नंबर जो है हम टीवी स्क्रीन पे भी हमने फ्लैश करके रखी है, आप मैडम को डायरेक्ट इनबॉक्स भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट SMS भी कर सकते हो, और अगर उसके अलावा हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना राय, आप अपना कमेंट आप दे सकते हो, और वो मैसेज जो है डायरेक्ट मैडम तक भी पहुंच जाएंगे। और आप इसके अलावा अगर आप पर्सनली इन्हें कॉल भी कर सकते हो, 24/7 मैडम का मोबाइल जो है वो ओपन ही रहेगा। तो मैम मेरा आखिरी क्वेश्चन यही होगा, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ और बाकी हमारे लद्दाख के आवाम को आपकी क्या फ्रूटफुल मैसेज रहेगी इस कोविड पेंडेमिक को लेके? सर जैसे कि आपने बोला कि आप हमें क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। दिस इज़ आवर एथिकल ड्यूटी, हमें पे भी किया जाता है बाय गवर्नमेंट, और हमारा एथिकली हम बाउंड हैं, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि हमें हेल्प करना है आपकी। एनी टाइम यू फील लाइक यू कैन कॉल अस, बट कॉल करना थोड़ा सा कम्बरसम, टू अटेंड एवरी कॉल इज़ अ बिट कम्बरसम फॉर अस, बिकॉज कभी हम कुछ सूचर कर रहे होते हैं, स्टिच कर रहे होते हैं, तो अटेंड नहीं कर पाते। तो क्या करें, आप किसी भी डॉक्टर को आप जब भी कोई अगर आप इनबॉक्स कर दें, अगर आप जब भी वो फ्री हो जाएंगे आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, क्यों नहीं, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। एंड वन मोर थिंग इज़, जैसे कि आप बोल रहे थे कि इस पैंडेमिक के टाइम आप मिनिमम एक्सपोजर अपना करें, आप घर पे ही रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि पहले टेली कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बैन कर दिया था, नाउ दे आर सेइंग दैट ओके यू कैन कंसल्ट थ्रू दिस कॉल्स एंड ऑल, क्योंकि अब माइनर एलिमेंट्स के लिए आप टेली कंसल्टेशन बिल्कुल कर सकते हैं। इनिशियली ऐसा नहीं था। अगर आपको लगता है, अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं मुझे इसको एक बार पर्सनली मिल के इसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, या इसके कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो मुझे इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं, तो कोई प्रोसीजर हो, तो वो आपको बुलाएंगे। अदरवाइज टेलीमेडिसिन इज़ वेरी मच अलाउड इन दिस टाइम, दिस पीरियड ऑफ पैंडेमिक। तो आप बिल्कुल कॉल करके, या कॉल बेटर रहेगा आप अगर टेक्स्ट कर दें, एनी टाइम वी आर फ्री, विल आंसर यू। और एनी डॉक्टर आप इन दैट वे, आप किसी फिजिशियन, सर्जन या गायनोकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन आप टेक्स्ट कर दें, वो बिल्कुल रिप्लाई करेंगे आपको श्योरली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नसरीन फातिमा, मास्टर ऑफ सर्जरी ऑब्स्टेट्रिक्स गैनी, और मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि मेडिकल ऑफिसर है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि CHC सांगू के, जो रूबरू थे
इस प्रोग्राम में इन्होंने बराबर आपको डिटेल में आपको समझा दी कि किस तरह फैमिली प्लानिंग होगी, टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस किस्म के टेस्ट आप लोगों को करना है, कौन सा टेस्ट आपको इम्पोर्टेंट है, और बेबी को किस तरह केयर करना है ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी में। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग पे भी इन्होंने आपको डिटेल बता दी, और साथ ही साथ मोस्टली बेबी डेंजर साइंस हमें पता नहीं होते, डेंजर साइंस भी बता दी, आफ्टर डिलीवरी क्या क्या होता है, और कॉन्ट्रासेप्शन पे भी इन्होंने डिटेल में बता दी, जिसमें आपको नेक्स्ट बेबी जो है कब प्लान करने। और मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि इसके अलावा भी आपको अगर किसी भी किस्म की अगर आपको क्वेरीज हो या आपको और भी कुछ पूछना है, पर्सनली पूछना है, आप डायरेक्ट डॉक्टर को आप कॉल कर सकता है, जो नंबर जो है हमारे इस के नीचे फ्लैश हो रहा है। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्सेस में भी अपना राय, अपना कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पैनलिस्ट के साथ, किसी और एक लीडर के साथ, किसी और एक पर्सनैलिटी के साथ, किसी और एक एक्टिविस्ट के साथ। तो इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट मुजम्मिल मुस्तफ़ा और वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास अली, और मैं हुसैन खालू। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़ एंड जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.